बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे आज से करीब 5000 बरस कबल के इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी वादी सिंध की तहजीब के बारे में। नाजरीन, ये तहजीब करीब 5000 बरस कबल की है। 1921 में राय बहादुर दियाराम ने हड़प्पा के मकाम पर इस कदीम तहजीब के चंद आसार पाए। इसके एक बरस बाद इसी तरह के कुछ आसार मोहनजोदड़ो में भी पाए गए। बाद अज़ां हिंदुस्तान के महकमा आसार कदीमा ने इसमें दिलचस्पी ली और इन जगहों पर खुदाई का काम शुरू किया गया। 1931 में फंड्स की कमी की वजह से यहाँ काम रोक दिया गया। इसी दौरान चंद दूसरी जगहों पर भी तलाश शुरू की गई। इससे मालूम हुआ कि ये कदीम तहजीब सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक महदूद नहीं, बल्कि सूबा सिंध के इलाके चन्होदड़ो, आमरी, झोका और अली मुराद और सूबा पंजाब में रूपर और बलूचिस्तान में किली और नाला के इलाके और इसी तरह मौजूदा भारत के कई जगहों पर दरिया सिंध से मुल्का कई इलाकों पर इस कदीम तहजीब के आसार पाए गए। ये तहजीब सन 3300 से 1700 कबले मसीह तक कायम रहने वाली इंसान की चंद इब्तिदाई तहजीबों में से एक है। इस तहजीब के आसार के मुताले से हमें मालूम होता है कि इस तहजीब के लोग काफ़ी बाशऊर थे। वो लोग पक्की ईंटों के मकानात बनाते थे। उन ईंटों के एक ही साइज से ये बात मालूम होती है कि वो लोग पैमाइश का तरीका भी जानते थे। उनके मकानात की गलियां बिल्कुल सीधी होती थी। उनकी नकासी आप के तरीके से उनकी सलीकामंदी जाहिर होती है। वो चरखे और खड्डी से कपड़े बनाते थे। वो मिट्टी के बर्तन बनाने के माहिर थे। जौलाहे, कुम्हार और मिस्त्री वादी सिंध की तहजीब के मेमार थे। सूती कपड़ा भी उन्हीं की ईजाद है। ख्याल किया जाता है कि वादी सिंध की तहजीब में तमद्दुन की बुनियाद आर्यों ने 1500 कबले मसीह में डाली थी। उससे कबल ये लोग जंगली और तमद्दुन से कोसों दूर थे। आर्या एक कौम का नाम है जो 2500 कबले मसीह में वस्ती एशिया से चरागाहों की तलाश में निकली। ये कौम ईरान से होते हुए बर्रे सगीर पहुंची और यहाँ आबाद हो गई। आर्या सफ़ेद रंगत, दराज कद और बहादुर थे। किरदार की बुलंदी और तंजीम की सिफत उनमें मौजूद थी। लेकिन बाद की तहकीकात से ये बात मालूम होती है कि ये लोग आर्यों के आने से बहुत पहले तहजीब याफ्ता थे। वादी सिंध की तहजीब के आसार पर गौर करने से इंसान इंतहाई हैरत तक पहुंच जाता है कि जब मौजूदा दौर तरक्की और तामीर की शाहराहों पे चलना शुरू कर देती है तो दौर के लिहाज से कई गुना तहजीब याफ्ता कौम के हजारों साल पुराने आसार मिलते हैं। यहाँ आलीशान घर दिखाई देते हैं। वो मकानात पुख्ता, ऊंचे और मजबूत थे। उनकी पुख्ता गलियां और सड़कें थीं। वो लोग बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। उन इलाकों में बाजार के आसार भी पाए गए। उनके बाशिंदों की जिंदगी रवाज और आदात के सांचे में ढली हुई मालूम होती है। वादी सिंध की तहजीब के आसार तरक्की का पता देते हैं। यानी जब यहाँ के शहर पहले पहल आबाद हुए तो यहाँ की तहजीब अपने अरूज पर पहुँच चुकी थी और बाद में इसे जवाल आता रहा। दरिया सिंध और इससे मुल्का नहरों के करीब मुतअद्दिद जगहों पर इस तहजीब के आसार दरियाफ्त हुए। तकसीम हिंद के बाद भी इस तहजीब पर तहकीक का काम वक्तन फवक्तन जारी रहा और इस तहजीब से मुतल्लिक मालूमात में पेशरफ्त होती रही। यहाँ बड़े शहरों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहाँ वसी आबादी थी। यहाँ जंगलों के बाकियात भी मिले और मुख्तलिफ जंगली जानवरों और परिंदों की हड्डियां भी दरियाफ्त हुई। इस तहजीब का सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला शहर हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस तहजीब के दरियाफ्त शुदा इलाकों से जो बाकियात मिली वो मुकम्मल यकसानियत रखती हैं। मिट्टी के बर्तन हर जगह एक जैसे ही हैं, जो कि ज़्यादा पैदावार का नतीजा हैं, और मकानात तयशुदा मेयारी नक्शों पर बने हैं और पुख्ता ईंटों के हैं। और इस बात के शवाहिद भी मिले हैं कि यहाँ वज़न और पैमाइश का एक ही मेयारी निज़ाम हर जगह राइज था
وادی سندھ کی صنعتی پیداوار میں یکسانیت سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ایک مرکزی حکومت قائم تھی جو ہر چیز کو کنٹرول کرتی تھی۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو ہم اثر شہر تھے۔ ان دونوں شہروں کے اندر بلند و بالا قلعے تھے جو باقی آبادی پر غالب نظر آتے تھے، اس لیے گمان کیا جاتا ہے کہ یہ مرکزی دارالحکومت تھے۔ یہاں سے دریافت شدہ مورتیوں سے ان کے مذہب کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ مورتیوں کا پوجا کرتے تھے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ان کا مذہب ہندو مت تھا، اور بعض مورخین کے مطابق وہ بدھ مت کے پیروکار تھے جو بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا مطالعہ کرنے کے بعد جو سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اس تہذیب کا خاتمہ ہوا، یہ تمدن کس طرح زوال پذیر ہوئی، اس قدر مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے کو کس طرح وقت کے وار نے فنا کر دیا۔ اس بارے میں ماہرین اور مورخین کسی ایک نظریے پر متفق نہ ہو سکے۔ اس تہذیب کے خاتمے سے متعلق کئی نظریات سامنے آتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق یہ تہذیب کسی بیرونی حملہ آور کے زد میں آیا۔ ان کے مطابق آریوں نے اس تہذیب کو کچل ڈالا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی وبائی مرض کی زد میں آئے، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ تہذیب خشک سالی کے باعث اپنے اختتام کو پہنچی۔ لیکن زیادہ قرین قیاس یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تہذیب کسی قدرتی آفت یعنی سیلاب وغیرہ کے زد میں آیا۔ ہمیں یقین ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تاریخ جانو کو سبسکرائب کیجئے۔